नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, अब आपका जो RACIT एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास आ चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, यदि आपकी तैयारी अभी भी अच्छी नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए इस वीडियो में आपके RACIT एग्ज़ाम के नए सिलेबस के अनुसार 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन 35 प्रश्नों में से लगभग काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे इस मॉडल पेपर की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो RACIT का पेपर होगा उसमें आपको टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा और आपके पेपर के अंदर टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 70। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पेपर के अंदर टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से अधिकतम अंक हैं वो 70 हैं। दोस्तों, मैं एक और बात बता देता हूं कि आपके पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप सारे प्रश्न करके आ जाना, आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, तो आखिरकार चलते हैं हमारे इस मॉडल पेपर के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है पेटीएम का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो पेटीएम ऐप है वो आपके मोबाइल के अंदर जरूर होगा। दोस्तों, पेटीएम ऐप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि टेलीफोन बिल का भुगतान। उसी के साथ में ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट होगा, यानी कि पेटीएम ऐप से हम बिजली बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। उसी के साथ में अब पेटीएम ऐप के अंदर हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग भी पेटीएम ऐप का कार्य है। दोस्तों, इस प्रकार से जो पहले का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कार्य हैं वो पेटीएम ऐप से कर सकते हैं। आगे देखिए, हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट है। दोस्तों, आपको सबसे पहले यूपीआई की फुल फॉर्म आनी चाहिए। दोस्तों, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, इस प्रश्न में ये पूछा है कि यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, यूपीआई जो आधारित मोबाइल वॉलेट हैं वो इसमें सभी ऑप्शन हैं, यानी कि भीम ऐप भी यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट है। उसी के साथ में पेटीएम भी क्या है, यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट है। उसी के साथ में जो फोन पे ऐप आता है वो भी क्या है, यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, अब आगे देखते हैं, हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, बेसिक फीचर फोन द्वारा बैंकिंग लेन देन करने के लिए यूएसएसडी भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इसके लिए कौन सा नंबर डायल करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब ये है कि यदि आपका किसी बैंक में खाता है और आपको अपने खाते की लेन देन जाननी है तो आपको अपने मोबाइल के अंदर कौन सा नंबर है वो डायल करना होगा। दोस्तों, आपको *99# है वो डायल करना होगा। ये डायल करने के बाद में आपका लेन देन का जो मैसेज है वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए है वो तीसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, *99#। आगे चलते हैं, यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनट ऐप पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनट ऐप पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पर नीट IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनट ऐप पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है, यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं। तो दोस्तों, PMJDY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना का पहला लाभ तो ये है कि इसमें हमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी के साथ में हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 30,000 रुपए का जीवन बीमा मिलता है। उसी के साथ में 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। तो दोस्तों, यानी कि ये क्या है, सभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा चौथे का, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 5वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत डिजिटल हस्ताक्षर है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वहां पर राज ई साइन की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अभी हाल ही में यदि अपना मूल निवास बनाया है तो उसमें आप नीचे की ओर देखेंगे तो एक टिक लगा होगा और नीचे लिखा होगा राज ई साइन। क्या लिखा होगा दोस्तों, राज ई साइन। इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक साइन, जो कि राजस्थान के डॉक्यूमेंट में एक प्रकार का डिजिटल साइन है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, राज ई साइन। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान राज्य के नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा प्रदान करने के लिए राज ई साइन को किसके साथ जोड़ा गया है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट में डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा प्रदान करने के लिए राज ई साइन को राज ई वॉलेट से जोड़ा है। तो दोस्तों, छठे का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी,
आगे चलते हैं। हमारे पास में 7वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 का कौन सा फीचर आपके सिस्टम को वायरस से सुरक्षित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास में कोई कंप्यूटर है और उसमें यदि आप विंडोज 10 डाल देते हो तो उस कंप्यूटर को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, वो प्रदान करेगा विंडोज 10। क्योंकि विंडोज 10 के अंदर दो प्रकार के क्या होते हैं, डिफेंडर होते हैं। पहले का नाम है विंडोज डिफेंडर और दूसरे का नाम है विंडोज फायरवॉल। ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को बाहरी आक्रमण से बचाते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा 7वें का, वो होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है, सिस्टम से वायरस निकालने के लिए किस एंटीवायरस का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में कोई एक कंप्यूटर है जिसे यहाँ पर सिस्टम नाम दिया गया है और उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई क्या आ गया, वायरस आ गया। तो उस सिस्टम के अंदर हमें वायरस खत्म करना है तो हमें उस कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस भी डालना होगा। तो दोस्तों वो जो एंटीवायरस हैं वो है हमारे पास में नॉर्टन, मैकफी और क्विक हील और एवीरा कैस्परकेई। यानी कि ये सभी एंटीवायरस हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर वायरस को खत्म करते हैं। यानी कि 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। अब आगे देखते हैं। हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी स्मार्टफोन की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन डी देखते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग। तो दोस्तों आप किसी भी मोबाइल के अंदर इंटरनेट ब्राउजिंग तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यानी कि ये तो क्या है, इसकी विशेषता है। आगे हमारे पास में ऑप्शन सी है, ऐप का उपयोग करना। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल के अंदर आप ऐप भी यूज़ कर सकते हो। उसी प्रकार से कोई कोई मोबाइल होते हैं वो टच स्क्रीन भी होते हैं, यानी कि टच स्क्रीन इंटरफेस भी स्मार्टफोन का होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन ए है, ग्राफिकल इमेज डिजाइनिंग। तो दोस्तों ये क्या है, स्मार्टफोन की विशेषता नहीं है। यानी कि 9वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, स्मार्टफोन किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर जीपीएस होता है, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे हम किसी भी मोबाइल को जो खो चुका है उसको ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार से मोबाइल के अंदर ईमेल भी होता है, यानी कि पहला करेक्ट होगा। उसी प्रकार से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मोबाइल के अंदर होती है। उसी प्रकार से वॉइस डिटेक्शन और नोट्स भी हम मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर 10वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फॉर्मेटिंग के लिए उपलब्ध होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए कोई आप कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन चला रहे हो जिसका नाम है MS वर्ड। दोस्तों आपने MS वर्ड के अंदर एक शब्द लिखा, स्कूल। क्या लिखा दोस्तों, स्कूल। अब इस स्कूल का जो फॉन्ट है वो अलग होगा, इस स्कूल का जो बुलेट बिंदु है वो भी अलग होगा, रंग अलग होगा, आकार भी अलग होगा। यानी कि इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, MS वर्ड के अंदर चेंज कर सकते हो। यानी कि दोस्तों जो ईमेल फॉर्मेटिंग होती है किसी भी वर्ड की वो होती है फॉन्ट शैली, बुलेट बिंदु, रंग व आकार। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, RTE कानून के तहत राज्य के निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटों का भरना आवश्यक है। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि RTE क्या होता है। दोस्तों RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। दोस्तों इसमें जो सीटें भरनी होती है वो भरनी होती है 25% विद्यार्थियों की सीटें भरनी होती है। यानी कि 12वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं। हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार की एक मुख्य वेबसाइट है जिसमें प्रमुख विभागों व संबंधित अनुभागों के लिंक हैं। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में वेबसाइट है उसका नाम है rajasthan.government.in। यानी कि 13वीं का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों rajasthan.government.in के अंदर ही राजस्थान सरकार की अन्य वेबसाइटों के लिंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट हो जाती है। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, ई गवर्नेंस में किस मॉडल द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जानना होगा कि ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यानी कि 14वीं का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के आगे अगला हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, ई गवर्नेंस में सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग किन सेवाओं में होता है। तो दोस्तों ई गवर्नेंस के अंदर सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग सूचनाओं व लेन देनों का आदान प्रदान करने हेतु होता है, साथ ही नागरिकों को सेवाओं प्रदान करने के लिए होता है, और साथ ही सरकार से नागरिक, व्यापार, कर्मचारी, सरकार के मध्य संचार करने हेतु होता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है
वो होगा 15वें का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, राजधारा GISS DSS किस प्रकार की सेवा है। तो दोस्तों जो हमारे पास में राजधारा सेवा है, जो कि राजस्थान सरकार की एक सेवा चालू की गई है, इसके अंदर जो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी हमें सूचना मिल पाती है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए वो करेक्ट होगा, यानी कि राजधारा एक भौतिक सूचना प्रणाली है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। तो दोस्तों जो भामाशाह योजना चालू की गई थी वो सबसे पहले राजस्थान राज्य द्वारा चालू की गई थी, यानी कि 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो राजस्थान राज्य के जो नागरिक हैं वो रोजगार पाने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों इसके दो तरीके हैं, पहला है कि आप ई मित्र पर जाइए और वहां पर रोजगार के लिए आवेदन कीजिए। उसी प्रकार से दूसरा ये तरीका है कि आप राजस्थान राज्य की जो रोजगार विभाग की वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको रोजगार है वो मिल जाएगा। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में किसके द्वारा नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान संपर्क योजना चलाई गई है। इसमें राजस्थान का कोई भी नागरिक अपनी शिकायत है वो दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों ये जो शिकायत है वो 3 तरीके से दर्ज करवाई जा सकती है। पहला टोल फ्री नंबर है 181, इस पर आप घंटी कीजिए और आपकी शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी। उसी प्रकार से वेबसाइट है राजस्थान संपर्क पोर्टल, इस पर भी आप क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो। उसी प्रकार से राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप है, वहां पर भी क्या कर सकते हो, आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। यानी कि ये सभी क्या है, यहाँ पे शिकायत करने की ऑप्शन है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अब हमारे 22वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, आधार कार्ड बनवाने हेतु कितना शुल्क देना होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निःशुल्क। आपका आधार किसी भी ई मित्रा के अंदर निःशुल्क बना दिया जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त योजना है। राजस्थान सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति का आधार कार्ड हो, क्योंकि आधार है तभी जीवन है। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट से टीवी पर सूचना प्रदर्शित करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपके पास में कोई मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर जैसे कि आप मेरी वीडियो चला रहे हो, इस वीडियो को यदि आपको टीवी पर चलाना है तो आप किसका उपयोग करोगे। तो दोस्तों आप यूज करोगे गूगल क्रोमकास्ट का। किसका यूज करोगे दोस्तों, गूगल क्रोमकास्ट का, यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल के मध्य डेटा ट्रांसफर करने हेतु किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये आपके पास में क्या है, कंप्यूटर है और ये आपके पास में मोबाइल है। आपको कोई एक वीडियो है वो मोबाइल से कंप्यूटर में भेजनी है, तो आप किस केबल का उपयोग करोगे, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों आपने चार्जर तो देखा होगा, जो चार्जर होता है तो उसके अंदर एक प्रकार की तार होती है, उस तार को बोलते हो आप USB तार। क्या बोलते हो, USB तार। दोस्तों इस USB तार को आप डाटा केबल भी बोलते हो। तो डाटा केबल द्वारा क्या होता है, पीसी से मोबाइल में क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है। यानी कि करेक्ट आंसर होगा 24वें का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, मोबाइल को डेटा केबल द्वारा चार्ज करने हेतु किसका प्रयोग करेंगे। यानी कि मोबाइल को जो आपकी डेटा केबल है द्वारा चार्ज करने हेतु किसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चार्जिंग ओनली। क्या होगा दोस्तों, चार्जिंग ओनली। आगे चलते हैं हमारे 26वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा यूजर सिस्टम सेटिंग बदलने, अन्य यूजर अकाउंट का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों 26वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उससे आप सिस्टम यानी कि कंप्यूटर की सेटिंग बदल सकते हो और यूजर अकाउंट का जो प्रबंधन है वो भी आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट पावर पॉइंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में जो अंडरलाइन, स्मॉल कैप्स, स्ट्राइक थ्रू, ये तीनों के तीनों फॉन्ट इफेक्ट हैं, ये पावर पॉइंट के डायलॉग बॉक्स में होते हैं, जबकि जो एम्बोस फॉन्ट इफेक्ट है ये पावर पॉइंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता। यानी कि 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या कंप्यूटर में कहां पर प्रदर्शित होती है। तो दोस्तों आप मानिए हमारे पास में 2 कंप्यूटर हैं। कितने कंप्यूटर हैं, 2 कंप्यूटर। एक में MS वर्ड खुला है और दूसरे के अंदर क्या खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है दोस्तों, पावर पॉइंट खुला हुआ है। देखिए MS वर्ड के अंदर हमने क्या बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाई और पावर पॉइंट के अंदर हमने स्लाइड बनाई। दोस्तों अब जो डॉक्यूमेंट है उसमें पेजों की संख्या कितनी है, ये कंप्यूटर के अंदर
जो निचला हिस्सा है वहाँ पर पता लगेगा, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। उसी प्रकार से MS पावर पॉइंट के अंदर हमने कितनी स्लाइडें बनाई इसका पता लगेगा स्टेटस बार के अंदर, जो कि नीचे की ओर होता है। तो दोस्तों स्लाइडों की संख्या है वो स्टेटस बार में पता लगती है। देख सकते हैं स्लाइडों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है, स्टेटस बार पर, जो कि कंप्यूटर के निचले हिस्से में स्थित होता है। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, प्रेजेंटेशन के सभी कार्यों को कंट्रोल कौन करता है। तो दोस्तों वो कंट्रोल कौन करता है, वो करता है टास्क पेन। कौन करता है, टास्क पेन। अब आगे देखते हैं, हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, फॉर्मूलाज एंट्री दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है दोस्तों। फॉर्मूलाज एंट्री होती है वो रिलेटिव होती है या फिर एब्सोल्यूट होती है, यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके आया है वो MS एक्सेल से। आगे देखिए 31वां प्रश्न पूछा गया, किसके द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है। तो दोस्तों 31वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप कोलैप्स से क्या कर सकते हो, हेडिंग, सब हेडिंग और जो बॉडी टेक्स्ट होते हैं उनको आप छिपा सकते हो। आगे देखिए हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक सीमा है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक सीमा पर आकर रुक जाती है। तो दोस्तों वो है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता है यानी कि IQ वो होती है 0। कंप्यूटर बिना किसी इनपुट के कोई भी कार्य नहीं करता। तो दोस्तों इसकी जो बुद्धिमत्ता है वो एक प्रकार की सीमा है, यानी कि इस प्रकार से 32वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में किसके विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो दोस्तों आज आप जानते ही हो कि दुनिया के अंदर नॉलेज है तभी इंसान है। देखिए नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा, मोबाइल से, इंटरनेट से, वेब टेक्नोलॉजी से। दोस्तों इन तीनों बिंदुओं ने क्या किया है, ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं, यानी कि जो 33वें का करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लीलता फैलाना, जानकारी छुपाना किस धारा में आता है। दोस्तों यदि आपके पास में कोई फोटो आ गई, ठीक है, उस फोटो को आपने गलत रूप से अश्लीलता द्वारा फैला दिया, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिया, तो दोस्तों आप पर एक धारा लगाई जा सकती है जिसका नाम है धारा 67। क्या दोस्तों, धारा 67। आगे हमारे पास में इस मॉडल पेपर का अंतिम और 35वां प्रश्न पूछा गया है, जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी बनाना अपराध है जो कि अंतर्गत आता है। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए, जैसे कि फेसबुक है, अब आप फेसबुक जैसा हूबहू एक ऐप बना देते हो बिना फेसबुक की इजाज़त के, तो आप पर क्या लग सकती है, एक धारा लग सकती है, उसका नाम है कॉपीराइट एक्ट 1957। क्या है दोस्तों, कॉपीराइट एक्ट 1957, यानी कि 35वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपके RSCIT एग्जाम का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया, जिसमें टोटल 35 प्रश्न रहे। दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।